अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मैडम उज़्मा ने कुछ रिएक्शन मैकेनिज़्म स्टार्ट करवाया था। अब उसके कंटिन्यू करूँगी मैं आगे। थोड़ा बहुत तो आपको बता चुकी हैं कि रिएक्शन मैकेनिज़्म क्या होता है, लेकिन ये भी उन्होंने बताया होगा आपको कि जब हम रिएक्शन मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का, क्योंकि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस से रिएक्शन आसान होता है, आसानी से हो जाता है, जबकि इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस रिएक्ट नहीं करते। और अगर हमें सब्स्टिट्यूशन या कोई रिएक्शन करवाना है तो फिर हम हमारे लिए वो कॉम्प्लेक्स जो है एक पेचीदगी पैदा कर देते हैं। अब हमें ये देखना ज़रूरी है कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं। लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं और इजीली किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो जाते हैं, इन्हें अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं। जबकि इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो स्टेबल होते हैं और वो इतनी आसानी से अपना स्टेटस चेंज नहीं करते। अच्छा, अब कौन-कौन से लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस हैं या वो मेटल्स हैं जो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, उनमें वो मेटल्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिस्टल फ़ील्ड में D1 या T2G1 होती है, जैसे स्कैंडियम +2 और टाइटेनियम +3, या फिर D2 होती है यानी T2G2 और टाइटेनियम +2 वनेडियम +3 इसमें आते हैं। फिर D4 वाले भी लेबाइल होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3, G1 होती है। इसमें आपके क्रोमियम 2+ और मैंगनीज़ 3+ की मेटल्स आती हैं। और T2G4 अगर वो हैं यानी स्ट्रॉन्ग फ़ील्ड में तमाम इलेक्ट्रॉन्स T2G में हैं, तब भी वो लेबाइल ही होंगी। इस तरह D5 अगर स्ट्रॉन्ग फ़ील्ड होगा तो आपका T2G5 होगा और इस सूरत में मैंगनीज़ और आयरन जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। D6 वीक फील्ड में अगर वो T2G4 और Eg2 अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जैसे आयरन 2+, तो वो लेबाइल होगा। D7 यानी कोबाल्ट +2 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो T2G6 Eg1 होगी, ये भी लेबाइल है, या T2G5 Eg2 होगी, ये भी लेबाइल है। इसी तरह D9 जो है ये भी, क्योंकि T2G7 और Eg2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, ये भी आपका कॉपर +2 जो है वो लेबाइल बनाता है। इसी तरह कुछ लिगेंड्स लेबाइल होते हैं मेटल के अलावा, और वो लिगेंड आमतौर पे ये हैलोजेंस के लिगेंड हैं जो बहुत वीकली बॉन्डेड होते हैं, वीक फील्ड क्रिएट करते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। तो अक्सर हम अगर इनर्ट कॉम्प्लेक्स लेकर उसमें एक लेबाइल लिगेंड लगा दें तो वो लिगेंड आसानी से रिप्लेस हो जाता है और हम काइनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो ये लिगेंड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें क्लोराइड बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। जब जब हम इनर्ट मेटल की तरफ आते हैं तो फिर जो बच गई हमारी यानी D3, D5 वीक फील्ड में, D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में, D8 और D10 ये जो हैं हमारे, इनमें क्रोमियम 3+ और आपका वेनेडियम 2+, आयरन 3+, मैंगनीज 2+, कोबाल्ट 3+, आयरन 2+, निकल 2+ और कॉपर 2+ आते हैं। ये तमाम इनर्ट मेटल हैं। अक्सर हम इनर्ट मेटल के कॉम्प्लेक्सेस बनाकर उनमें एक लेबाइल लिगेंड लगाकर भी रेट को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और हम कैसे मालूम करते हैं। आपको मालूम है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट किसी ख़ास रेट के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है उस वक्त जो रेट होता है उसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं और वो हम स्मॉल के से उसको शो करते हैं। मसलन अगर ए और बी आपके दो रिएक्टेंट हैं और वो सी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो जो रेट कांस्टेंट होगा वो हमारा स्मॉल के होगा। और उस रेट को निकालने के लिए हमें ये मालूम करना होता है कि सी जो है वो किस रेट से बन रहा है, यानी dc/dt। अच्छा, दिस रेट में बी प्रोपोर्शनल। अब हमें देखना है ये रेट हम कैसे निकालें। तो ये रेट, हाँ, हो सकता है कि सिर्फ ए के प्रोपोर्शनल हो, यानी हम ए की कंसंट्रेशन अगर आगे पीछे करें तो हमारा रेट चेंज हो, जबकि बी और सी अनकंसर्न हो। या हो सकता है कि वो बी पे डिपेंड कर रहा हो और हमें बी की कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों पर डिपेंड कर रहा हो। तो अगर वो सिर्फ एक पर डिपेंड कर रहा हो तो उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम SN1 भी कहते हैं। और ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको हम किस किस तरह से मेजर करते हैं। और अगर वो दोनों पे डिपेंड कर रहा हो तो जाहिर सी बात है वो बाई मॉलिक्यूलर होगा और उसे हम
SN2 मैकेनिज्म कहेंगे। तो ये तो हुए आपके SN1 और SN2 मैकेनिज्म। SN1 फर्स्ट ऑर्डर होता है और फर्स्ट ऑर्डर में आपके जो रेट है वो सिर्फ एक पर डिपेंड कर रही होती है, और ऐसी सूरत में क्योंकि DC और DT इज़ प्रोपोर्शनल टू आइदर A और B, तो हम कह सकते हैं कि DC और DT इज़ प्रोपोर्शनल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ A, या फिर DC और DT इज इक्वल टू K और द कंसंट्रेशन ऑफ B। K इज़ द रेट कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी है इस केस में। अच्छा, अब अगर हमें इस रिएक्शन के रेट को चेक करना हो, यानी हमें K मालूम करना हो, तो हम किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में DC ओवर DT को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, इसके लिए हम अगर एक ग्राफ बनाएं जिस ग्राफ में हम चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट ऑफ टाइम मेजर कर रहे हो, मसलन C0 अगर आपकी कंसंट्रेशन है इनिशियल स्टेज में जब ज़ीरो प्रोडक्ट आपका बना है, टाइम अभी ज़ीरो गुजरा है, और फिर हम हर थोड़ी देर बाद कंसंट्रेशन चेक करें, T इज़ द टाइम, यानी 5 मिनट बाद का क्या कंसंट्रेशन रह गई आपकी, तब्दील हो गई 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, और फिर हम इन दोनों की डिफरेंस का ln ले लें और इसको हम वर्सेस टाइम अगर हम ग्राफ करें तो हमें एक ग्राफ मिलेगा जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि शुरू में जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो जो एक ही कंसंट्रेशन फर्स्ट कर लें हम ले रहे हैं तो वो तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जब कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी तो रेट स्लो हो जाएगा, और कम होगी तो रेट और स्लो होगा। इस तरह ये रेट आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता चला जाएगा, और ये जो ग्राफ नीचे आप देख रहे हैं इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। अच्छा, इसमें अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी एक बड़ी ख़ास बात ये होगी कि जो कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो रही है, फर्स्ट कर लें हमने 0.1 लिया था, तो 0.1 से अगर वो 0.05 पर आएगी तो वो अगर आप टाइम नोट कर लें, फर्स्ट कर लें कि वो 2 मिनट का टाइम है, तो फिर वो 0.05 से जब 0.025 पे जाएगी तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो भी 2 मिनट में होगी, और जब वो 0.025 से 0.0125 पे आएगी तो इफ़ इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देन अगेन दिस विल बी 2 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम रिएक्शंस दो दो मिनट में अपनी, ये रिएक्शन जो है हर 2 मिनट में अपनी कंसंट्रेशन को हाफ कर रहा है, और इसे हम टी हाफ कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन की टी हाफ जो है वो आपकी 2 मिनट होगी। अच्छा, अब इस रिएक्शन की पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ आपको फर्स्ट ऑर्डर में मिलेगा टी हाफ, सेकंड थर्ड ऑर्डर में आपको इस तरह का ग्राफ नहीं मिलता। और दूसरी इसकी बात यह है कि अगर जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हम ये चेंज इन कंसंट्रेशन यानी 0.1 और में 0.05 माइनस करके उसका ln ले लें, और फिर 0.1 में 0.025 लेकर उसका ln ले लें, और फिर 0.1 में 0.0125 माइनस करके उसका ln ले लें और उसका एक ग्राफ बनाएं, तो फिर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, ये जो ग्राफ मैंने यहाँ दिखाया है, ये ग्राफ वो है जिसमें आपको टी हाफ नहीं मिल रही। ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, इसका ग्राफ भी सही नहीं आएगा, इसलिए हमें ऐसे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन को आमतौर पे कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इसमें के निकालना। लेकिन जो ऊपर मैंने आपको दिखाया उसका जो ग्राफ आपको मिलेगा, ये ग्राफ ये इस तरह का होगा। ये देखिए, इसमें ln C0 माइनस CT का अगर लॉग नेचर आप एक तरफ रखें और T एक तरफ रखें तो ये आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में या यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन में मिलेगी, जहाँ सिर्फ एक की कंसंट्रेशन जो है वो हम उसको हम सोच रहे हैं उस वो डिपेंड कर रही है रेट पर, बाकी की कंसंट्रेशन जो है वो अनकंसर्न है। तो यहाँ जो स्लोप आपको मिलेगा वो आसानी से आपको के की वैल्यू देगा, और यही के वैल्यू है जिसे हमें रिएक्शन मैकेनिज्म में चेक करना होता है, रेट कांस्टेंट हमारा, और इसी के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि ये रेट बहुत फास्ट है या स्लो है। और इससे हमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम फिर फास्ट और स्लो रिएक्शन जब हमें पता चल जाता है तो हम उससे मैकेनिज्म मालूम कर सकते हैं। अगर रिएक्शन फास्ट है तो ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स बहुत लेबाइल है, बड़ी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या क्या उसकी खुसूसियात होंगी। अगर बहुत रेट कांस्टेंट आपका कम आ रहा है तो इसका मतलब है रिएक्शन बहुत स्लो है, तो ये किस किस्म का कॉम्प्लेक्स है बनने वाला और रिएक्ट करने वाला। तो ये सारी चीज़ें हम के से बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, जब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे भी। अच्छा, उसके बाद अब हम देखेंगे कि हाँ,
कि हम अगर हमारे रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर नहीं है तो फिर हम के वैल्यू कैसे निकालें, ये एक बहुत बड़ा मसला है। ऐसी सूरत में हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे रिएक्शन बाईमॉलिकुलर या पॉलीमॉलिकुलर हैं उनको हम किसी तरह फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करें, यानी वो सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर होंगे तो हम उनको किसी तरह ऐसा रिएक्शन बना लें उनसे कि वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करें, यानी किसी एक की कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट हो, और इनको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि हर रिएक्शन यूनिमॉलिकुलर नहीं होता, इसलिए ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है के वैल्यू निकालने के लिए। अब यहाँ देखें कि ए और बी हमारा सी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट है सी को प्रोड्यूस करने में। अच्छा, अब अगर हम फर्ज कर लें कि ए की कंसंट्रेशन हमने एक्स ली है और बी की कंसंट्रेशन हमने वाई ली है, और उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ भी बनाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, तो हम ये करते हैं कि ए की कंसंट्रेशन को हम बहुत बढ़ा देते हैं। मसलन बी जो है यानी वाई कंसंट्रेशन जो है वो मच मच ग्रेटर देन ए यानी एक्स। ऐसी सूरत में क्या होगा, यानी अब फर्ज कर लें कि हमने ए की कंसंट्रेशन 0.01 एम ली है और बी की 1 एम ली है, और हमारा एक्स मोल कॉम्प्लेक्स का बन रहा है। तो एक्स मोल कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब ये है कि ए में से आपको एक्स को माइनस करना है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन मिलेगी, इसी तरह बी में से भी एक्स को माइनस करना है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन मिलेगी। लेकिन बी की कंसंट्रेशन में से अगर आप कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन यानी सी को माइनस करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू बी, यानी नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू 1। 0.01 के मुकाबले में तो x जो है वो वैल्यू रखता है, तो 0.01 माइनस एक्स तो आपकी एक वैल्यू होगी, लेकिन जब आप 1 में से x को माइनस करेंगे तो वो तकरीबन 1 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है वो ज़ाहिर है 0.01 से कम ही बन रहा होगा, 0.001 या कुछ भी। तो हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि b हमारा जितना था तकरीबन उतना ही है। इस तरह b की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और सिर्फ ए की कंसंट्रेशन वेरी कर रही होती है, और इसको फिर हम बाईमॉलिकुलर से हमने तब्दील कर लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, यानी यूनिमॉलिकुलर में, यानी जिसमें सिर्फ ए की कंसंट्रेशन हमारी बिहेव कर रही है। अब यहाँ हम रेट जब लेंगे तो डी सी ओवर डी टी इज़ द रेट इज़ इक्वल टू K, that is the rate constant, यानी K DCO और DT is proportional to the concentration of A and B, और जब हम proportionality constant यूज़ करेंगे तो DCO और DT is equal to KAB, या B जो है आपका वो भी constant ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि rate is equal to K dash A। अब यहाँ हमने एक नया कांस्टेंट बना लिया K डैश, जो K इंटू बी के बराबर है। अब अगर हमें यहाँ पर रियल कांस्टेंट निकालना हो तो वो हमारा K जो है वो K डैश डिवाइडेड बाय B के बराबर हो सकता है। चनाचा अब यहाँ पर हम अगर ग्राफ बनाएंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ जो हमें चेंज इन कंसंट्रेशन है वो टी हाफ देगी, और फिर जब हम इसके लॉग का वर्सेस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हमें जो स्लोप मिलेगा वो के डैश के बराबर होगा। इस के डैश को हम के ऑब्जर्व भी कहते हैं, यानी वो के जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसमें से रियल के निकालने के लिए हम इस के डैश की कंसंट्रेशन को बी से डिवाइड कर देंगे, इस तरह हमें रियल के मिल जाएगा। बी की कंसंट्रेशन जैसे मैंने आपको कहा कि तकरीबन कांस्टेंट रहती है, जितना आपने बी डाला उसमें से बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट जो है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होती है, यानी बी हम बहुत ज़्यादा डाल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये तो आपकी चंद बातें हो गई कि काइनेटिक स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम के कैसे निकालेंगे, ये पता होना चाहिए कि हमारा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं, और फिर ये फर्स्ट ऑर्डर हम कैसे बनाएं ये हमें देखना होता है। अब यहाँ हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस पर, कि कॉम्प्लेक्सेस की जब हमें काइनेटिक स्टडी करनी हो तो हमें कैसे करनी होगी। कॉम्प्लेक्सेस जनरली प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड, एक बड़ा कॉमन मेथड है रिडॉक्स मेथड, और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। रिडॉक्स मेथड बहुत ही कॉमन है, जब आप लैब में अपने इसकी लैब करेंगे इनऑर्गेनिक की तो उसमें आप ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस इसी रिडॉक्स मेथड से प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, ये इफ़ेक्टिव इसलिए होता है कि हम एक्चुअली चाहते ये हैं कि हम जो कॉम्प्लेक्स रिएजेंट के तौर पर लें वो लिवाइल लें, और जो प्रोडक्ट के तौर पर हमें मिल रहा हो वो इनर्ट हो। तो अक्सर मेटल्स की
कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट लेबाइल होती हैं, कुछ इनर्ट होती हैं। तो हम पहले उनकी लेबाइल ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर कॉम्प्लेक्स बनाकर उन्हें फिर ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करके इनर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दील कर लेते हैं और इस तरह हमें एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। ये मैंने एग्जांपल दिए हैं। मसलन कोबाल्ट 2 प्लस लेबाइल है, पीछे हम देख चुके हैं, जबकि कोबाल्ट 3 प्लस इनर्ट है। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है कोबाल्ट 3 प्लस का, तो पहले आप कोबाल्ट 2 प्लस का कॉम्प्लेक्स लेंगे, उसमें अपने जो आप लिगेंड रिप्लेस करना चाहते हैं वो रिप्लेस कर लेंगे और उसके बाद आप उसको ऑक्सीडाइज करके इनर्ट कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर लेंगे। सिमिलरली विद दैट ऑफ द क्रोमियम 2 प्लस के लेबाइल से इनर्ट में हम तब्दील करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिडॉक्स मैकेनिज्म है ये दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिडॉक्स मैकेनिज्म। एक कहलाता है आउटर स्फीयर और टनलिंग मैकेनिज्म, दूसरा कहलाता है इनर स्फीयर और ब्रिजिंग मैकेनिज्म। अच्छा, अब हम पहले आउटर स्फीयर की एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड के दो कॉम्प्लेक्स हैं। आपने दोनों को मिला दिया एक ख़ास रेशियो में। अब पता नहीं उस सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन तो वही रहेगी। जितना फेरस फेरिक में जाएगा उतना ही फेरिक फेरस में आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं हो रही, और जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही तो कलर में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही। और क्योंकि अगर इसमें कोई एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है तो कॉम्प्लेक्स की एनर्जी में भी कोई तब्दीली नहीं आ रही। ऐसी सूरत में ये अंदाज़ा लगाना कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा ज़रा मुश्किल काम है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये रिएक्शन हो रहा है जैसे मैंने इक्वेशन में शो किया है, तो इसको चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि किसी एक साइनाइड का कार्बन C14 में चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये चेंज करने के बाद जब इसे स्टडी किया गया तो देखा गया कि अगर वो कार्बन 14 फेरस के साथ था तो थोड़ी ही देर बाद बल्कि फ़ौरन ही वो आपको फेरिक के साथ मिल गया, और ये रेट तकरीबन 10⁵ मोल्स पर सेकेंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन हो रहा है और बहुत ही फास्ट हो रहा है। फास्ट होने का मतलब ये है कि ये कार्बन कैसे गया फेरस से फेरिक के पास। अगर ये फेरिक फेरस से ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंज किया, यानी वो जो फेरस पहले कार्बन 14 वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था वो वहाँ से निकल के दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन में स्फीयर में चला गया, तो ऐसी सूरत में तो काफ़ी देर लगनी चाहिए, क्योंकि उस आयरन को 6 बॉन्ड तोड़ने होंगे और एनर्जी भी चाहिए होगी। तो इसका मतलब है कि आयरन चेंज नहीं हुआ। अगर वो साइनाइड जिसमें कार्बन 14 लगा हुआ है वो वहाँ से निकल के दूसरे स्फीयर में गया, तो यहाँ भी आपको स्लो रिएक्शन है, बॉन्ड को ब्रेक होना है। चलिए, एक ही बॉन्ड ब्रेक होना है मगर एनर्जी चाहिए, और उसको उस जगह से ब्रेक होकर दूसरी जगह जाकर सेट होने में भी टाइम चाहिए। तो इसका मतलब है ये भी नहीं हुआ। फिर यहाँ हम फिर ये कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई, वरना तो हमें एनर्जी देनी पड़ती बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। जो तब्दीली आई है वो आयरन में आई है, और आयरन में वहीं रहते हुए आई है, और इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गया है, जो कि वेरी फास्ट रिएक्शन है। आपने अक्सर रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स टाइट्रेशन लैब में भी की होंगी। विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके जो रिजल्ट्स आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज़ अ फास्ट ट्रांसफ़र, फास्ट रिएक्शन। तो इस मैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कार्बन 14 जो है वो किस तरह से दूसरे स्फीयर में आपको मिल रहा है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ है कि जब वो इलेक्ट्रॉन एक आयरन से दूसरे आयरन में जाएगा तो थोड़ी सी तब्दीली जो आएगी वो बॉन्ड लेंथ में आएगी। और वो तब्दीली क्या है कि जब फेरस के साथ जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो लंबे होते हैं साइनाइड के, और फेरिक के साथ छोटे होते हैं। ज़ाहिर है फेरिक के पास +3 चार्ज है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है साइनाइड को, फेरिक थोड़ा कम करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, फेरस फेरिक में कन्वर्ट होगा, फेरिक फेरस में कन्वर्ट होगा, तो थोड़ी सी सा इनको रिलैक्सेशन टाइम चाहिए होगा, जिसे हम रिलैक्सेशन मेथड कहते हैं, और इसे हम कहते हैं फ्रैंक कॉन्डोन प्रिंसिपल, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि दिस इज़ द फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। तो सिर्फ इतना टाइम चाहिए कि जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर लें, और वो उसमें भी एडजस्ट वो करते रहें। रिएक्शन हो चुका आपका,
तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज़ एन आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। आउटर स्फीयर इसलिए है कि इसमें आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिल्कुल इंटैक्ट रहे, उनमें कोई तब्दीली नहीं आई सिवाय बॉन्ड लेंथ के, और इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो गया, फेरस आपका फेरिक में कन्वर्ट हो गया। अब इस रिएक्शन को आप यहाँ देखें, फेरस साइनाइड आपका जो फेरी साइनाइड है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G है 6, और जो आपका फेरोसाइनाइड है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T5 है। जब ये फेरो में कन्वर्ट हुआ तो ये T2G5 हो गया और T2G6 हो गया, और ये बहुत फास्ट है। लेकिन इसके मुकाबले में एक और कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर देखेंगे, और वो है कोबाल्ट का। इसमें आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट+3 की, जिसमें कॉम्प्लेक्स और -3 चार्ज है, वो T2G6 है, और जो कोबाल्ट+2 है उसकी T2G5 Eg2 है, क्योंकि कोबाल्ट+2 जो है वो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हुई T2G5 Eg2, जबकि कोबाल्ट+3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो यहाँ T2G6 हुई। अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से वहाँ गया, और तो इसने एक इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से लिया वो T2G6 के पास नहीं आएगा, पहले Eg1 के पास आएगा, और उसका इलेक्ट्रॉन भी जो निकला वो Eg से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G5 Eg1 होगी, और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि कोबाल्ट जो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड था +3 की वजह से अब वीक फील्ड हो गया, और इसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कन्वर्ट करना है T2G5 Eg2 में। इसी तरह जो कोबाल्ट आपका पहले वीक फील्ड था +2 में और +3 में आया और स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया, तो उसको अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो T2G5 Eg1 है T2G6 में कन्वर्ट करना है। तो ये जो स्टेट बीच में है ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट में कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट+2 की T2G5 Eg2 हो जाएगी और कोबाल्ट+3 की T2G6 हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है तो ये आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, लेकिन ये पहले वाले के मुकाबले में थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट बन रहा है, लेकिन ये भी फिर भी वेरी फास्ट है, क्योंकि ट्रांसफ़र सिर्फ इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। लेकिन वहाँ सिर्फ बॉन्ड लेंथ को एडजस्ट होना था, यहाँ बॉन्ड लेंथ के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी थोड़ा सा एडजस्ट होना है। तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म में आपके ये दो तरह के मैकेनिज्म हैं, एक जिसमें इंटरमीडिएट बनता है और एक जिसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट जिसमें नहीं बनता वहाँ आपके दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड ही रहते हैं सारे कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन इस केस में क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का एक बीच में चलता है, इस वजह से एक इंटरमीडिएट बन रहा होगा। द आउटर स्फीयर टनलिंग मैकेनिज्म ओनली अकर बिटवीन प्रिसाइजली मैचिंग मॉलिक्यूल, यानी ये जब ही हो सकते हैं जब मॉलिक्यूल आपके मैचिंग हो, यानी दोनों तरफ एक ही तरह की मेटल हो, विनेडियम 3+ या और विनेडियम 2+ में जा रही हो, वाइस वर्सा। इसी तरह क्रोमियम 3+ 2+ में जा रहा हो, ये वाइस वर्सा, या कोबाल्ट 2+ जो अभी हमने देखा। इसी तरह आयरन की मिसाल थी जो हमने देखी। तो इस तरह ये आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस जब बनते हैं जब आपका कॉम्प्लेक्स मैचिंग हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट बोथ मेटल्स कम इन कांटेक्ट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो सोल्यूशन में मौजूद हैं और सोल्यूशन में वो मूव कर रही हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक दूसरे के करीब आएँ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, बल्कि थ्रू दी सोल्यूशन मीडियम जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम आते हैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म पर। इनर स्फीयर मैकेनिज्म जो है इसमें हम डिफरेंट किस्म के एटम्स ले सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका एक तरह से एक बहुत ही महदूद रिएक्शन है जिसमें आपको मैचिंग ही कॉम्प्लेक्स चाहिए। अब यहाँ हमने एग्जांपल ली है कोबाल्ट की और क्रोमियम की। कोबाल्ट यहाँ आपका 3+ है और क्रोमियम यहाँ आपका 2+ है। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स ये जो मैंने लिया है यहाँ कोबाल्ट NH3 टेकन 5Cl, ये एक बड़ा कहना चाहिए कि काइनेटिक्स में एक तरह का ये कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स समझा जाता है काइनेटिक्स स्टडी करने के लिए। वजह यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में सारी चीज़ें इनर्ट हैं सिवाय क्लोराइड के। जब ये रिएक्शन करेगा तो सिर्फ क्लोराइड इधर से उधर जाएगा, और ये रेट हमें
मालूम करना है। फर्स्ट करने के यहाँ 6 क्लोराइड लगे होते, सारे लेबाइल होता तो 6 के 6 रिएक्शन एक साथ चल रहे होते और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता कि हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप को अलग-अलग स्टडी कर सकें। तो इस तरह का हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रही हो और हम आसानी से फर्स्ट स्टेप के ज़रिए के वैल्यू निकाल सकें। तो पहले तो मैंने आपको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दिया। इसके बाद अब ये क्रोमियम H2O6 जो है इसमें कोबाल्ट बाद में जा रहा है 2 प्लस में और क्रोमियम जा रहा है 3 प्लस में। और जैसे मैंने कहा कि आपका जो क्लोराइड है वो आपका रिप्लेस होगा, यहाँ एक करेक्शन करनी है, CrH2O5Cl है यहाँ पर आएगा, इसको ज़रा करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि Cl जो है वो इसके पास आ जाएगा क्रोमियम के पास, वो मैं यहाँ लिखना भूल गई लेकिन नीचे की इक्वेशन मैंने जो लिखी है वो सही है, आप उसे देख लीजिएगा। अच्छा CO L5Cl2 प्लस ये मैंने बता दिया कि हम क्यों लेते हैं, ये मैं आपको समझा दिया है। चलिए अब नीचे जाएं। अच्छा, क्लोराइड ऑल्सो बिहेव एज ब्रिजिंग लिगेंड। एक तो लिबाइल लिगेंड है जो मैंने अभी आपको बताया, इसके अलावा ये ब्रिजिंग लिगेंड भी है और इसलिए जब ये दोनों करीब आते हैं तो ये क्लोराइड, क्योंकि वाटर तो है ही लिबाइल लिगेंड, क्रोमियम खुद एक लिबाइल मेटल है, तो ये क्लोराइड जो है फ़ौरन एक ब्रिज बना लेता है क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स के साथ और ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें आपकी जो कोबाल्ट 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है T2G6 और क्रोमियम +2 वीक फील्ड है T2G3 Eg1+4 के हिसाब से। अब क्या होगा कि क्योंकि क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, +2 स्टेट है, तो वो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और फिर कोबाल्ट +3 चार्ज में है, वो फ़ौरन ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से ले लेगा। जब वो ले लेगा तो ये +2 हो जाएगा, वो +3 हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड था वो वीक फील्ड हो जाएगा और वो क्रोमियम जो वीक फील्ड था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा। जब कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो कोबाल्ट का बॉन्ड क्लोराइड के साथ स्ट्रॉन्ग था और क्रोमियम के साथ वीक था, लेकिन जब क्रोमियम स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो अब क्लोराइड का बॉन्ड क्रोमियम के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कोबाल्ट के साथ वीक हो जाएगा। जब ये दोनों कॉम्प्लेक्स अलग होंगे तो क्लोराइड कोबाल्ट को छोड़कर क्रोमियम के साथ लग जाएगा और इस तरह जो नया कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा क्रोमियम +3 का, उसमें 5 वाटर और 1 क्लोराइड होंगे और यहाँ 5 अमोनिया के साथ वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट है, बहुत सारे वाटर वहाँ मौजूद है, वो वहाँ आकर लग जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो ख़ास बातें हैं वो ये कि कॉम्प्लेक्स ए एन इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैविंग ब्रिजिंग लिगेंड, यानी इनर स्फीयर के लिए ज़रूरी है कि एक कॉम्प्लेक्स इनर्ट हो लेकिन उसके पास एक ब्रिजिंग लिगेंड हो। यहाँ ब्रिजिंग लिगेंड क्लोराइड है और भी कोई हो सकता है बहरहाल। और फिर बी जो कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, उसे लिबाइल होना चाहिए और उसके पास ब्रिजिंग लिगेंड नहीं होना चाहिए। Chloride, being an electronegative element, attract electron from chromium +2 and transfer to cobalt 3. So the chromium +2 लिबाइल से कन्वर्ट हो गया क्रोमियम +3 में जो इनर्ट है और कोबाल्ट जो है वो आपका 3 प्लस से 2 प्लस में जो लिबाइल है कन्वर्ट हो गया। नाउ बॉन्ड ऑफ क्लोराइड जो मैंने आपको बता दिया कि उसके साथ होगा, तो इसलिए अब जो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो कोबाल्ट NH3 5Cl से आपको मिल जाएगा कोबाल्ट NH3 5H2O और क्रोमियम H2O टेकन 6 से आपको मिलेगा क्रोमियम H2O। यहाँ भी यहाँ 5 और Cl लगा लीजिएगा, ये ज़रा सा चेंज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऊपर मैंने जिस तरह कहा है कि क्लोराइड यहाँ आके लग जाएगा। यहाँ जो ख़ास चीज़ मुझे बतानी वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि आपकी T2G6 T2G3 Eg1 क्रोमियम की पहले थी, बीच में उसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिया, Eg1 में आ गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट मिलेगी और फिर उसके बाद T2G अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर वीक फील्ड हो गया, इसलिए T2G5 Eg2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वो T2G3 जो है वो आपका वैसे ही रहेगा, ज़ाहिर है वो तो इनर्ट था। तो एक बीच में थोड़ी सी इंटरमीडिएट स्टेट इसमें भी आती है। अच्छा, मेटल कॉम्प्लेक्स विद ब्रिजिंग लिगेंड लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट, फॉस्फेट, ETC, ये सारे हो सकते हैं। लिबाइल कॉम्प्लेक्स विदाउट ब्रिजिंग लिगेंड, ये मैंने बता दिया। लिबाइल कॉम्प्लेक्स, अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो लिबाइल कॉम्प्लेक्स विदाउट ब्रिजिंग लिगेंड होगा
और इनर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रिजिंग ले लेगा। बी अब इनर्ट कॉम्प्लेक्स बन गया है, क्लोराइड अब उसके पास चला गया, इसलिए ऊपर जो मैंने दो जगह H2O6 लिख दिया था उसको आपने ज़रा सही कर लेना है, H2O5 और Cl यहाँ आ जाएगा, क्योंकि Cl बाहर नहीं निकलेगा, वो पहले वाले इनर्ट मेटल से निकल कर दूसरे इनर्ट मेटल के साथ चला जाएगा। तो ये करेक्शन थोड़ी सी आपने करनी है, ये कर लेंगे।